चलो, कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है, ठीक है। याद करके देखो तो बेटे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। जहां बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, वहां पे देख करके बताओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है वाला पेज। हाँ एग्जैक्टली, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इसलिए इसको स्टीरियो बोलते हैं, क्योंकि स्टीरियो का मतलब ही होता है स्टेरिक, यानी कि 3 डायमेंशनल। इसलिए इसका और क्या क्या नाम मालूम है हम लोगों को? इसको हम लोग 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेस में इसका अरेंजमेंट में चेंज बताता है, तो स्पेस रिलेटेड चीज़ें स्पेशियल कहलाती हैं। ये वाला स्पेलिंग भी मैंने आपको बताया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो चीज़ कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, इसलिए इसी का दूसरा नाम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म भी है। ठीक, अब इससे पहले कि हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दोनों वैरायटीज यानी कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों के लिए हम लोगों को एक बेसिक नीड है, और वो है सीक्वेंस रूल। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है सीक्वेंस रूल। ठीक, इसमें लिखिएगा when the valencies of carbon of carbon are given preferences in decreasing order of atomic weights of the directly bonded atom ठीक, ऑफ द डायरेक्टली बॉन्डेड एटम। चलो, अब इसमें करना क्या है आप लोगों को, क्या समझ में आया? कार्बन की वैलेंसीज को उनके डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग देनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस रूल। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, इधर पे क्लोरीन है, यहाँ पे COOH ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। डन। अब क्लोरीन यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पे कार्बन और उसके बाद 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो जब डायरेक्टली बॉन्डेड वाला सेम रहता है तब हम लोग सेकेंड नंबर पे जाते हैं। जैसे उसमें देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम चल गया कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो कार्बन के बाद बारी किसकी आ रही है? इधर चलोगे तो भी ऑक्सीजन, इधर चलोगे तो भी ऑक्सीजन। लेकिन इस वाले को अगर आप देखोगे तो कार्बन के बाद बारी किसकी है? हाइड्रोजन की। अब किसी भी डायरेक्शन का हाइड्रोजन लो, लेकिन आएगा तो कौन? हाइड्रोजन ही सेकंड नंबर पे। तो अब फर्स्ट यानी कि डायरेक्टली बॉन्डेड अगर सेम है तो अब जा रहे हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में COH में क्या मिल रहा है अपने को? ऑक्सीजन, और इसमें मिल रहा है हाइड्रोजन। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा? ऑक्सीजन। वैसे एटॉमिक वेट को लेकर के चलते हैं, लेकिन एक सीधा सा फंडा है, अगर आप एटॉमिक वेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो और एटॉमिक वेट याद नहीं आ रहा, तो एक काम आप कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो। एटॉमिक नंबर अगर कम होगा तो एटॉमिक वेट भी कम ही आएगा, एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा तो बस एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? ऑक्सीजन। कितना? 8। यानी अब चलो ओवरऑल नंबरिंग देते हैं। क्लोरीन को मिलेगा पहला क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17। यहाँ हाइड्रोजन को मिलेगा 4th क्योंकि वो तो सबसे हल्का है, 1 है एटॉमिक नंबर, रेस से वैसी बाहर हो गया। अब 2 और 3 के लिए जद्दोजहद, इसको मिल जाएगा 2, इसको मिल जाएगा 3। डन। ये होती है सीक्वेंसिंग।
इजी है। चलो ये वाला सीक्वेंसिंग आप लोग करके दिखाइए। यहाँ पे CH3, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्लोरीन। चलो उसके कान में नहीं बताना है, इधर सीधे बैठो, उसको बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, डबल बॉन्ड की कंडीशन में इधर के कार्बन को अलग, उधर के कार्बन को अलग। अब बताओ, इधर पे देंगे तो क्लोरीन को फर्स्ट और इसको, और उस साइड फ्लोरीन को फर्स्ट और इसको सेकंड। वेरी गुड, सीक्वेंसिंग तो सीख गए आप लोग। चलिए ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए और उसके बाद हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मॉर्निंग हो गया, अरे हो गया। चलो हेडिंग डाले हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली चीज लिखिए जो इसकी बहुत खास बात है, इट इज शोन बाय olefins। इट इज शोन बाय olefins। क्या होते हैं olefins? 100 कार्बन। कौन पढ़ाया है ये? जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्लासिफिकेशन में चेक करो है कि नहीं है olefins। बोलो। वेरी गुड। एल्कीन और एल्काइन जो क्या है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स। ठीक, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओलेफिन बोलने का मतलब यही है, लेकिन इसमें भी होता क्या क्या है, क्या बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइंस बेचारे शो नहीं कर पाते, तो बचा कौन अपने लिए? एल्कीन। ठीक, तो लिखिएगा इट इज शोन बाय ओलेफिन्स, ब्रैकेट में लिख लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखिएगा स्पेशली द एल्कीन्स। स्पेशली द एल्कीन्स। ठीक, उसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा 2 TWO वाला 2,
लाइन चेंज करके लिखो ना नेक्स्ट पॉइंट, TWO2 systems of nomenclature two systems of nomenclature are followed in geometrical isomerism. Are followed in geometrical isomerism. कौन कौन से? पहला है सिस ट्रांस और दूसरा है EZ. E का फुल फॉर्म एनगीगन और Z का फुल फॉर्म ज़ूसामेन. लिखो सिस ट्रांस. ओए बेटा, सिस का मतलब एक यही सिस नहीं होता है. ज्यादा तुम लोगों को हंसी आ रही है क्या रे? हो गया बेटे? चलो अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, सिस ट्रांस और EZ एक ही साथ में सीख लेंगे. मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, एक बार सिस ट्रांस जो है वो 11th में आएगा आप लोगों को. अभी तो देखो आप लोगों के NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अभी आपको पढ़ना नहीं है ये, लेकिन जब नेक्स्ट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे और उसमें एल्कीन पढ़ोगे, उसमें फिर सिस ट्रांस में आ जाएगा कि ट्रांस टू ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है. तो वहाँ पे ट्रांस कैसे पहचानोगे, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है यहीं पे सिस ट्रांस सीखना. दूसरी चीज़ EZ जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन NCERT मतलब CBSE में नहीं मिलेगा इसका. डन. देखना और पहचानना बहुत आसान है. सिस ट्रांस के लिए एटलीस्ट दोनों कार्बन के दोनों तरफ, कौन से दोनों कार्बन? जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके दोनों तरफ की एटलीस्ट एक एक वैलेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए. दूसरी वाली वैलेंसी अलग हो सकती है. आया इसका मतलब समझ में कि कोई दो जो है वो तो सेम चाहिए, लेकिन जो दोनों तरफ के कार्बन का एक एक वैलेंसी है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. डन. तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं क्या? सिस ट्रांस. और सिस के लिए करना क्या है, लिखिएगा द लाइक अरेंजमेंट, LIKE, द लाइक अरेंजमेंट ऑफ valencies, the like arrangement of valencies the like arrangement of valencies of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कैसे लिखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिखाया मैंने. वेरी गुड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज सिस while opposite arrangement of valencies is trans. चलो इधर देखो, इसमें नंबरिंग दो. दोनों तरफ के कार्बन की जो वैलेंसीज है उनको नंबरिंग दो. इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2. कैसा है? लाइक अरेंजमेंट है कि ऑपोजिट अरेंजमेंट है? 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, यानी कि ऑपोजिट हो गया. लाइक किसको बोलते हैं? 1 के सामने 1, 2 के सामने 2. ये ऑपोजिट हो गया ना. 2 के सामने 1, 1 के सामने 2. तो ये क्या कहलाएगा? अरे लिखवाया है अभी.
डन। आ रहा है समझ में कैसे करने का है? चलो एक और एग्जांपल देखो, इसमें वेरिएशन कर देता हूं मैं। CH3F CH3H, इसको बताइए। इधर का 1 2, फिर उधर का भी 1 2, यानी कि 1 के सामने 1 आ रहा है, 2 के सामने 2 आ रहा है, यानी कि लाइक अरेंजमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? सिस। वेरी गुड। इधर पे किसको नंबरिंग देना है? वेरी गुड वेरी गुड। 2 1, उधर पक्का। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी नंबरिंग पहले? तो यानी ये 1 होगा, ये 2 होगा। क्या है भाई? 2 के सामने 2, 1 के सामने 1 बेटा, तो ये ट्रांस नहीं है, ये सिस है। ठीक, चलो इन 3 एग्जांपल्स को लिखो। उसके बाद EZ भी इसी में ही समझा देता हूं मैं। इसमें अब लिखो एक नोट। नोट में ये लिखना है आपको, व्हेन ऑल द वैलेंसीज, व्हेन ऑल कहाँ है? तुम तो यहां से तो ज्वाइन कर सकते थे। चलो, व्हेन ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड are different, comma, then EZ, E dash Z, system is followed and preferred over cis-trans system, डन। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसमें तो ये लिखे ही नहीं कि सिस मतलब E कौन सा होगा, Z कौन सा होगा, तो लिखिएगा लाइन चेंज करके, E is homologous to trans, E is, या एक काम करो, E is homologous लिखने के बजाय लिखो E is similar to trans, E is similar
to trans, while Z is to cis. while ओए इक्वल टू बोलो मैं, Z is to cis. चलो देखा जाए। ये लो, अब इसमें क्या है, चारों वैलेंसीज अलग हो गई हैं, इसमें हो गई ना। तो इसमें आप क्या करोगे, सिस ट्रांस की बजाय कैसा चलना प्रिफर करोगे आप, ई जेड। चलो नंबरिंग देके देखते हैं, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इधर पे ओ यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, चलो यहाँ हाइड्रोजन दे देता हूँ। अब बताओ चारों वैलेंसी सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट। चलो बताओ, इधर पे 1 2, 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, यानी ऑपोजिट है ट्रांस के जैसा। लेकिन चारों अलग है तो क्या यूज करेंगे, ई जेड। तो ट्रांस के जैसा कौन है, ई। तो ये क्या है, ये है ई फॉर्म। चलो इसको बताओ, यहां इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। वेरी गुड, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। और इधर साइड इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, यानी सिस के जैसा है। और सिस के जैसा कौन होता है, तो ये जो है ये है जेड फॉर्म। ठीक, चलिए और बताइएगा। ये तो पूरा सेम होने से क्या हुआ, पूरा सेम होने से क्या होगा, ये मैंने कब पढ़ा है भाई, पूरा सेम होने से जेड होगा। ये ना तो सिस है ना ही ट्रांस है, क्योंकि एक ही जैसा है। सिर्फ यही नहीं, इसमें अगर कोई ये एक ग्रुप की जगह पे सिर्फ एक ही चेंज होता, 3 सेम होते, तभी भी दोनों नहीं हो पाता, ना सिस ना ट्रांस। लेकिन अब इधर साइड में भी अगर कम से कम एक चेंज कर दोगे, तब इसमें सिस ट्रांस बता लोगे। आया समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस वाले को लिखिए, नो सिस नो ट्रांस वाला। जल्दी करो जल्दी करो।
हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इसमें लिखो when the difference in molecular structure when the difference in molecular structure is in their THEIR वाला their is in their optical properties is in their optical properties, comma, this is called optical isomerism. This is called optical isomerism. Done. लाइन चेंज करके लिखो द ऑप्टिक, एक मिनट, द क्लॉकवाइज रोटेटिंग, द क्लॉकवाइज एक वर्ड होता है बेटे क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, द क्लॉकवाइज रोटेटिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर is called dextrorotatory, DEX, dextrorotatory, DEXTRO, dextrorotatory, बेटा डेक्स्ट्रो, एक्स्ट्रो नहीं, डेक्स्ट्रो, DEX, हाँ ठीक है, TRO रोटेटरी, ROTA क्या TORY, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वाइल मन किया वाइल, इससे क्या BP अच्छा रहता है मेरा, वाइल द एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग, while the anti-clockwise rotating isomer is called levorotatory. ये है स्पेलिंग levorotatory. ठीक, तो इसमें हम लोग बस डेक्स्ट्रो और लीवो पहचानना ही सीखेंगे। अगली लाइन लिखिएगा, फॉर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अभी 2-4 पॉइंट्स लिखने के हैं, उनको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। किसके लिए? नहीं, ये अभी लिखो ना, मैं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ कुछ लिखने की चीज़ें हैं, इसको एक बार में लिख के ख़त्म करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। फॉर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव, कॉमा, it should have कोलॉन का साइन, हाँ नीचे लिखिएगा ए, chirality, it should have chirality, ए है chirality। ठीक, अब इसके सामने पहले लिख लेते हैं chirality क्या होता है। when all the valencies of a carbon atom
when all the valencies of a carbon atom are satisfied with four different atoms, four different atoms slash group of atoms, comma, this is called chiral carbon atom. ये है स्पेलिंग. This is called a chiral carbon atom. And the property is called chirality. एग्जाम्पल जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था, कार्बन और कार्बन की चारों वैलेंसी, जैसे इधर पे दे दो Cl, इधर पे दे दो H, इधर पे दे दो COH और इधर पे दे दो CH3. ठीक, तो इसमें ये जो कार्बन है बेटे, इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? किरल कार्बन एटम. और किरल कार्बन एटम की खासियत है कि उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? कार्बन के ऊपर एस्ट्रिक साइन लगा के. ठीक, इसी किरल कार्बन एटम का दूसरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर. स्टीरियोजेनिक सेंटर. डन. जैसे कि ये एग्जांपल हो गया. इसमें दूसरी चीज अपने को चाहिए. पहली तो क्या चीज चाहिए? द मॉलिक्यूल शुड हैव चिरैलिटी. और वैसे अब दूसरी चीज जो अपने को चाहिए वो है पीपीएल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पीपीएल? इट स्टैंड्स फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब एक तो है ऑर्डिनरी लाइट, जैसे ये जितने भी लाइट्स हैं, जितने भी CFL बल्ब, एलईडी बैटन, इन सब के ये अगर सोर्स है तो इसमें से लाइट निकलने के बाद हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो वो ऑर्डिनरी लाइट है. लेकिन कोई ऐसी लाइट हो जो अपने सोर्स से एमिट होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हो, उसी को आप क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि वो एक ही प्लेन में चल रही है. डन. एक एग्जांपल बहुत बढ़िया ऐसा कौन सा लाइट देखा आप लोगों ने? बस. लेकिन वो जो शादी पार्टी में आजकल वो चलता है ना, वो एक तरीके का वो शार्पिन, क्या बोलते हैं उसको? शार्पी लाइट. तो उसमें क्या है, वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, लगता है बहुत दूर जा रहा है, लेकिन उसको अगर देखोगे तो वो असल में क्या है, अंदर में बल्ब और उसके चारों तरफ रिफ्लेक्टर लगा हुआ है. उसी तरीके से गाड़ी का हेडलाइट देखे हो आप लोग, कैसा रहता है? ऐसे बड़ा सा मत बोलना. 4 व्हीलर का जो हेडलाइट है, उस भले हेडलाइट जितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका बल्ब तो छोटा सा रहता है. तो वो क्या मैकेनिज्म है? ये बल्ब है, बल्ब के सामने छोटा रिफ्लेक्टर, ऐसा बाउल टाइप का, कटोरी टाइप का, लाइट उसमें पड़ेगी, उसमें रिफ्लेक्ट होकर के फिर इधर साइड आएगी. यहाँ पे बड़ा सा रिफ्लेक्टर पैनल रहता है, देखे होंगे आप लोग. तो लाइट, बल्ब तो छोटा सा है, वो इसमें गया, इसमें टकराया, लाइट इधर के रिफ्लेक्टर पैनल में आई और उससे टकरा करके फिर उधर साइड गई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है उसमें. वरना वो जो छोटा सा बल्ब है, उसको अगर ऐसे ही जलाओगे तो उसमें उतनी लाइट नहीं आती. डन. तो वो सब क्या है? वो ऑर्डिनरी लाइट है. अपने को देखना है प्लेन पोलराइज लाइट. इसमें लिखिए द लाइट दैट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली. द लाइट दैट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन ओनली. is called a PPL.
इज कॉल्ड अ पीपीएल। हो गया। चलो भाई अब इधर देखो, ये दोनों चीजें अपने को चाहिए, और इन दोनों चीजें होने के बाद अगर कोई मॉलिक्यूल अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट मारे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट मारे, उसको आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इतना तो डन। अरे डन। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो फॉर्म्स होते हैं। अगर पीपीएल पढ़ने के बाद ये क्या बोलते हैं, जो किरिल कार्बन एटम है वो क्या करेगा, मतलब मॉलिक्यूल अपने किरिल कार्बन एटम की मदद से जो पीपीएल लाइट, मतलब पीपीएल आई, ये आप लोगों की साइड से देखना ना, आप लोगों की तरफ से ये पीपीएल आया और इसमें कोई किरिल कार्बन एटम है, वो क्या करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो वो कंपाउंड कहलाएगा डेक्स्ट्रो। और आपके साइड से देखते हुए ये पीपीएल आया और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी। पहचानेंगे कैसे? वही जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो डेक्स्ट्रो होने वाला है कि लीवो होने वाला है। सीक्वेंस रूल, किसको क्या नंबर देंगे? इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 4, इन दोनों में से इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा, यही मिलेगा ना भाई? हाँ कि ना? अपने को चलना है 1 2 3। वो इसलिए 4 को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 4 जो है वो कई बार, जैसे इसमें देख लो, आप 1 2 3 चलने आओगे तो 4 जो है 2 और 3 के बीच में है। कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें 4 जो है वो 1 और 2 के बीच में, इसलिए 4 को भगा दो। चलना क्या है आपको? 1 2 3। इधर से चलते तो क्या हो जाता? 1 3 2 हो जाता। अरे भाई ऐसे का अगर अगर चलते आप तो आपके रास्ते में क्या आया? 1 3 फिर 2 आया ना। अपने को तो वो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए है? 1 2 3। चलो चल के देखें 1 2 3। कैसा एरो मिल रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? यानी कि ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है ये कैसा है बेटे? ये है लीवो रोटेटरी, जिसको आप क्या लिखते हैं? इसी को आप लिखते हैं एल फॉर्म। डन। उधर मिटा दो इसको। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। अच्छा इसको ना बेटा पेज के बीच में मत बनाना, थोड़ा साइड बनाओ, इसके बाजू में एक और बनाएंगे क्योंकि इधर देखो, इस मॉलिक्यूल को अब रख दिया मैंने मिरर के सामने। थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये मिरर है और ऐसे करके मैं खड़े हो जाऊं ऐसे, तो जो हाथ मिरर के पास है वो इमेज में भी मिरर के पास बनेगा ना, और जो हाथ यहाँ असली में दूर है वो इमेज में भी मिरर से दूर बनेगा। बस इसी सेंस को लेके इसका अगर आप मिरर इमेज बना रहे हो तो जो क्लोरीन मिरर के पास है वो यहाँ पे भी मिरर के पास, और जो हाइड्रोजन यहाँ मिरर से दूर है वो यहाँ पे भी मिरर से दूर। नंबरिंग देके देखो भाई, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4। चल के देखें कैसा मिल रहा है? 1 2 3 कैसा मिला? यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑब्वियसली, नहीं तो मैं क्यों बनाता? नहीं नहीं, इसलिए मैंने बोला कि इसको पेज में साइड में बनाओ क्योंकि उसके बाजू में बनाएंगे। तो ये अब आप ऐसे बना लीजिए। अरे इतना नक्काशी की जरूरत नहीं भाई, जल्दी करो उसको। हाँ जी, हम लोग एक ही एग्जाम्पल में डेक्स्ट्रो लीवो और अब इसका इनेंशियोमेरिज्म सीखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे बस।
डन। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये जो एल फॉर्म है यानी कि लिवो रोटेटरी, उसका मिरर इमेज क्या बना? डेक्स्ट्रो। अगर डेक्स्ट्रो का मिरर इमेज बनाते तो ऑब्वियसली क्या बनता? लीवो। यही होता है हमेशा, डेक्स्ट्रो का मिरर इमेज लीवो और लीवो का मिरर इमेज डेक्स्ट्रो। डन, ये इनका पेयर रहता है। अब इधर देखो भाई, ये हाथ, इसका मिरर इमेज ये हाथ होगा। अरे इधर देखो ना भाई, ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर यहां पे मिरर होता तो ये इधर बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज है। इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। सुपर इम्पोज होने का मतलब पूरा पूरा ढक लेना। वैसे ही इस मॉलिक्यूल को, इस आइसोमर को उठा के इसके ऊपर अगर मैं रखूं तो ये किरल कार्बन को ओवरलैप करेगा पूरा पूरा। ये COH को सुपर इम्पोज करेगा, ये CH3 इस CH3 को सुपर इम्पोज करेगा। लेकिन ये क्लोरीन उठ के पड़ेगा किसके ऊपर? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन आएगा किसके ऊपर? क्लोरीन। तो ये दोनों तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे बराबर से, ठीक? तो द सेट ऑफ नॉन सुपरइम्पोजिबल, the set of non-superimposable mirror images of क्या लिखा? the set of non-superimposable mirror images of an optically active compound are called the enantiomers, are called the enantiomers. Active compound, optically active compound are called enantiomers, and this phenomenon is called enantiomerism. Phenomenon is called enantiomerism. फुल स्टॉप। आया समझ में? डन। चलिए, ये तो हो गई कहानी किसकी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब मैं आप लोगों को बस मॉलिक्यूल देते जा रहा हूं, आपको पहचानना है उसमें कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। ठीक है जी? आ रहा है हाँ कि ना? चलो जल्दी बताओ। ये किरल कार्बन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि चारों वैलेंसीज अलग है। चलो जल्दी से काम पे लगो। क्लोरीन फर्स्ट, वेरी गुड। OH सेकेंड, वेरी नाइस। ये है थर्ड और ये है फोर्थ। पक्का? एक मिनट, मैं और क्लियर कर देता हूं इसको। थर्ड देने का रीजन ये हुआ था ऐसा, और ये था कैसा? ऐसा। अब इन दोनों में सेम क्या है? डायरेक्टली बॉन्डेड सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला भी सेम। जब आप यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेम, आप थर्ड पे जाओगे तो थर्ड के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन इसमें थर्ड के लिए अभी भी क्या है? ऑक्सीजन, इसलिए इसको थर्ड दिया। चलो बताओ क्या है? 1 2 3 कैसा आया?
यानी ये क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रो, यानी कि डी फॉर्म। डन। इसको बताओ। क्लोरीन को फर्स्ट, वेरी गुड। डन। क्या मिल रहा है भाई? क्लॉकवाइज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। एक मिनट। RACE, इसमें लिखो when dextro and levo isomers हाँ जी, क्या लिखा? when dextro and levo isomers of an optically active compound, an optically active compound are mixed in are mixed in 1:1 रेशियो, ऐसा 1:1 रेशियो 1:1 ratio, comma, the mixture becomes optically inactive. The mixture becomes optically inactive.
the mixture becomes optically inactive, full stop. This mixture is called racemic mixture. This mixture is called racemic mixture, and the process is called racemization. And the process is called racemization. RACEMIZATION. ठीक। अच्छा, रेसेमाइजेशन में क्या हुआ ऐसा कि ये जो कंपाउंड था जिसका मिक्सचर हम लोगों ने मिक्स किया है, इधर देखो भाई, इसमें आधा हिस्सा क्या है, डेक्स्ट्रो है, और आधा हिस्सा लीवो है। यानी जब इस मिक्सचर को आप पानी में डिसॉल्व करोगे और उसमें प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो आधा मिक्सचर का मतलब मिक्सचर का आधा हिस्सा क्या करेगा, उसको डेक्स्ट्रो रोटेट करने की कोशिश करेगा, जबकि आधा हिस्सा क्या करेगा, उसको लीवो यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। यानी कि इसके पास, बेचारे के पास किरिल कार्बन भी है, बेचारे के पास प्लेन पोलराइज लाइट भी है, लेकिन फिर भी वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। और ये मिक्सचर कहला रहा है क्या, रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर बनाने का प्रोसेस कहला रहा है क्या, रेसेमाइजेशन। डन। चलिए, इसके साथ ज्योमेट्रिक इसके साथ आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है पूरा खत्म। हेडिंग डालिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। जीओसी के 3 मेन डोमेन हैं, जिसमें एक था आईयूपीएसी, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। उसके बाद था आइसोमेरिज्म, वो भी आपके टेक्स्ट बुक के मुकाबले तो काफी ज्यादा बढ़िया क्लियर किया अपन ने। उसके बाद अगला डोमेन जो है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।